किसान भाई बहन मन के झुमकी बहन बटले जमा जमा जोहाय। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। बिल्कुल, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं कृषि समाचार। बिल्कुल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। इस वर्ष जिला लातेहार में किया जाएगा 12 लाख मछली अंगुलिकाओं का संचयन। लाह निर्मित उत्पाद बनाने के लिए झास्को लैंप की ओर से महिलाओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। गुंदली के बेहतर उपज के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा गुंदली वन। अब समाचार विस्तार से। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग झारखंड सरकार ने लातेहार जिला के विभिन्न जलाशयों कोलपिट क्वेरी में कुल 12 लाख मछली अंगुलिकाओं के संचयन के लक्ष्य प्राप्त करने की नीति निर्धारित की है। मछली अंगुलिकाओं की दर परिवहन सहित 500 रुपये प्रति 1000 अंगुलिका निर्धारित है और इसके लिए इच्छुक मछली बीज उत्पादकों से आवेदन आमंत्रित है। 4 जून 2013 तक आवेदक अपना आवेदन जिला मत्स्य कार्यालय लातेहार में जमा कर सकते हैं। झारखंड में बड़ी मात्रा में लाह का उत्पादन किया जाता है, फिर भी लाह निर्मित उत्पादों के निर्माण के प्रति यहां उदासीनता है। इसी कमी को दूर करने तथा जनजातीय महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले दिनों झास्को लैंप में 90 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। 90 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के बाद महिलाएं जहां लाह निर्मित हर उत्पाद बनाने में सक्षम हो जाएंगी, वहीं झास्को लैंप द्वारा इन्हें लाह और तैयार उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसान लत्तीदार सब्जी नेनुआ की बुआई के लिए प्रति थाला 2 बीज बोएं और थाला से थाला के बीच 50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जब बीज अंकुरित हो जाए तो वहां से एक पौधा हटाकर दूसरी जगह लगा दें। इससे पौधों का बढ़वार और फलन दोनों अच्छा होता है। किसान सब्जी फसल नेनुआ की बुआई में इस बात का ध्यान रखें कि 2 पौधों के बीच पर्याप्त दूरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधे मिट्टी से अपने लिए पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। जब 2 पौधों के बीच बहुत कम दूरी होगा तो उन्हें पोषक तत्व भी कम मिलेंगे और उनका विकास भी बहुत कम होगा। किसान भाइयों, अब अभी जो लत्तीदार सब्जी जैसे कि नेनुआ के अगर आप लगाने जा रहे हैं तो अगर बीज बुआई करते हैं तो प्रति थाला जो है 2 बीज आपको डालना है और थाला से थाला की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर रखना है। लेकिन जब बीज अंकुरित हो जाए तो वहाँ पर से एक पौधा को निकाल देना है। अगर आप रोपाई करेंगे तो प्रति थाला जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ही पौधा को रखेंगे, जिससे कि जो है पौधा का बढ़वार और उसमें फलन ज़्यादा होगा। जो किसान खरीफ मौसम में गुंदली की खेती करने जा रहे हैं, वो इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए बिरसा गुंदली वन नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खरीफ में गुंदली फसल से बेहतर उपज पाने के लिए किसान भाई बिरसा गुंदली 1 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ये 60 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी उत्पादन क्षमता 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये रोग रहित किस्म है और झारखंड के कृषि मौसम के अनुकूल है। हैंड एक्ट ऑगर उस कृषि यंत्र का नाम है जो वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम करता है। ये हस्तचलित यंत्र है जिसकी सहायता से कम समय, कम श्रम और कम लागत में ज्यादा गड्ढों की खुदाई करके अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जा सकता है। आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो सिर्फ खेती के दम पर ही जिंदगी की सारे सुख सुविधा हासिल करने में कामयाब हैं। आइए आज मिलते हैं उस कामयाब किसान से जिनके हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। यही वजह है कि ये शुरुआती दिनों में सुविधाओं की कमी और प्रतिकूल स्थितियों से जूझते हुए अपने सूझबूझ वाले कृषि कौशल से उसे अनुकूल बना डाला। मेरा नाम कृष्णा महतो है। मैं खेती से जुड़े हुए हैं। अभी भिंडी लगाए हुए हैं, टमाटर है, बीन है। मटर फर्स्ट में लगाए थे, उसमें रेट मिला बढ़िया। बीन का रेट अभी गिरा हुआ है। हम मेरे परिवार में 5 सदस्य होते हैं, 3 बच्चा, 2 ही। और बाज़ार में रेट नहीं है तो कटमटी तो होना ही है। बाज़ार में रेट रहता तो एक नंबर जीव का चलता। 3 रुपये 4 रुपये बीन बेचने में क्या पैसा आएगा, यही तो दिक्कत है।
सनमिर्च का बीन रोपते हैं, जन्मिसने की शिकायत हो जाता है। लोकल बीन रोपते हैं तो उसका रेट नहीं आता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह से हैं। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1800 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2150 रुपये से 2300 रुपये, चावल उत्तम 2700 रुपये से 4500 रुपये, गेहूँ 1300 रुपये से 2000 रुपये, चना 3500 रुपये से 3800 रुपये, दाल अरहर 6000 रुपये से 6500 रुपये, दाल मसूर 4500 रुपये से 5000 रुपये, दाल चना 4400 रुपये से 4900 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9700 रुपये, चीनी 3350 रुपये से 3450 रुपये, आलू 600 रुपये से 800 रुपये और प्याज 1000 रुपये से 1200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपको गंजू भाई ने ढेर सारी जानकारी दिलवाई, मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब लेना होगा एक छोटा सा विराम। तो चलिए इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिए किसान भाइयों हमारे साथ। जी हाँ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का, है ना। तो कभी आप आम के बागान ले जा रहे हैं, कभी लीची के बागान ले जा रहे हैं, लेकिन खाने को तो नहीं मिल रहा है। भाई खाने पीने की बातें बाद में होंगी किसान भाइयों। हम लीची और आम की अभी बगीचे में खड़े हैं और यहाँ आम भी काफ़ी फला हुआ है और लीची भी फला हुआ है। और किसान भाइयों, कुछ दिन के बाद इसकी तोड़ाई भी होगी, लेकिन तोड़ाई के बाद, तोड़ाई में तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है ही, लेकिन तोड़ाई के बाद भी इसके खास प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों झुमकी बात? बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस विषय पर हम अपने किसान भाई बहनों को विस्तार से जानकारी दिलवा देते हैं। बस
नेकी और पूछ पूछ। बिल्कुल। तो आइए देखते और हैं किसान भाई। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. ठाकुर। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आम और लीची के तोड़ने के उपरांत किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले आम से शुरू करता हूँ। आम है या लीची है जो गर्मी का फल है, इसकी जो हार्वेस्टिंग या तुराई जो हम करते हैं, तो तुराई के लिए फल की अवस्था क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे आम है तो आम की जो मैच्योरिटी है इसकी, जिस समय हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, तो फ्रूट जो सेट होता है, फ्रूट जब बनता है उसके 3 महीने से लेके 4 महीने तक का वेरिएशन है ये। और दूसरा हम उसमें देखते हैं कि कितना वो हार्ड हो गया है। जब आम परिपक्व हो जाता है तो अंदर का जो स्टोन है वो हार्ड हो जाता है और उसका पल्प जो है वो पिंक कलर, मतलब हल्का पीला रंग में उसका कन्वर्जन होता है। ऐसे जो उसमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड, जिसको घुलनशील पदार्थ, ठोस पदार्थ हम बोलते हैं, वो 17 से 18% उसमें आ जाना चाहिए। उस समय हमको उसको तुराई करना चाहिए। आम के लिए हम बता रहे हैं ये चीज़। इसी तरह लीची में भी है। लीची का जब हरे से पीला होते हुए वो लाल या पिंक कलर में कन्वर्ट होता है, उस समय हमें लीची की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। और उस लीची का जो घुलनशील, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ जो हम बता रहे हैं, उसका भी 18% करीब होना चाहिए, तो वो मीठा होगा। सर साथ में ये भी बताइए, जैसे तोड़ाई का वक्त आ जाता है तो उस वक्त किन किन सावधानियों का बरतें ताकि नुकसान कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। फिर जब ये तो हो गई परिपक्वता की बात, मैच्योरिटी की बात। फिर हार्वेस्टिंग हमें इस तरह से करना चाहिए कि उसमें कम से कम नुकसान हो। जैसे डंडे मार के आम को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें उसके लिए हार्वेस्टर का यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, या आजकल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी आता है जिसका इस्तेमाल करते हुए और स्केटर का उपयोग करते हुए हमें आम को काटना चाहिए। आम को जब हम काटते हैं तो उसका डंठल करीब करीब 1 सेंटीमीटर रखना चाहिए, क्योंकि उसको अगर जड़ से हम काट देंगे तो उसमें से जो सैप निकलता है, जिससे वो आम का स्किन बर्न हो जाता है, तो वो उससे बचाने के लिए उसका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। सर तोड़ने के बाद तुरंत तो मार्केट में नहीं हम भेज सकते हैं, मार्केट में भेजने के लिए पैकिंग किस तरह से करके और कैसे उनको ले जा सके ताकि नुकसान कम हो। अगर देखिए लोकल मार्केट में हमें बेचना है तो फिर बांस का टोकरी वगैरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दूर के बाज़ार में हमें ले जाना है तो कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स, जो छिद्रदार कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे लीची है तो 2 से 4 किलो की उसकी पैकिंग बनानी चाहिए। और जैसे हम लीची शुरू में बताया कि गुच्छे में तोड़ते हैं, लेकिन जब हम पैकिंग स्टेशन पर ले आते हैं तो उस समय लीची का डंठल, हर लीची को अलग कर देना चाहिए और उसका डंठल करीब आधा से 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर करीब होना चाहिए। और इस तरह से जो उसकी पैकिंग बनाते हैं। और 5 प्लाई का वो CFB कार्टून होना चाहिए, जिसको हम गत्ते का कार्टून बोलते हैं, उस छिद्रदार होना चाहिए, उसमें उसकी प्रॉपर पैकिंग करके और फिर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसका। लेकिन डॉक्टर साहब हम ये भी जानेंगे कि आम में जो रस निकलता है उससे क्या नुकसान होता है आम में, और लीची के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि गंधक, तो सर हम चाहेंगे इसकी विस्तृत में थोड़ी सी जानकारियाँ किसान भाइयों को दें। आम का ऐसा है, जब हम आम को फल के साथ जो डंडा लगा हुआ है, डंठल लगा हुआ है, उसके समीप हम जब काटते हैं तो उसमें से रस जैसा निकलता है, सफ़ेद जैसा, जो कि आम के सतह पे, सरफेस पे आ जाता है, तो वो उसको जला देता है, बर्निंग सी हो जाती है। इसलिए जब हम आम की पैकिंग करने से पहले जब डंठल को हम उसके जड़ से काटते हैं तो उसको सैप उसका निकाल देते हैं, उसको डिसैपिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो डंठल को नीचे करके और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया जाता है जैसे बांस वगैरह का, फट्टे का, और उसमें आम को ऐसे ऐसे रख देते हैं। और कम से कम इस क्रिया को आधे घंटे करना चाहिए ताकि वो सैप जो है बाहर निकल जाए आम से। इसी तरह लीची में है कि 2 से 3 दिन में ही उसका जब ब्राउनिंग होने लगती है, भूरापन हो जाता है उसका, तो फिर मार्केट वैल्यू जो उसका रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इसको रोकने के लिए अगर हमें 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन मार्केटिंग के लिए अगर समय लेना है तो इसको रोकने के लिए गंधकीकरण की प्रक्रिया जरूर कर लेनी चाहिए। और इसमें यही है कि लीची को
क्रेट्स में भर के एक कमरे के अंदर जमा करना चाहिए और उसमें गंधक का पाउडर आता है, उसको 1 टन लीची के हिसाब से, मतलब 1 टन अगर लीची है तो 500 ग्राम गंधक कमरे को पूरा बंद करके उसके अंदर जला देना चाहिए, ताकि उसका धुआं उसके अंदर भरा रहे और लीची उसके संपर्क में रहे। इस क्रिया को 1 घंटे तक करना चाहिए। उसके बाद कमरे से पूरा गंधक जो गैस है उसको बाहर निकाल देना चाहिए और फिर उसको सामान्य तापक्रम पर आने के बाद फिर आगे की पैकिंग वगैरह क्रियाएं उसकी करनी चाहिए। जी किसान भाइयों, आपने देखा कि सर ने बताया लीची और आम के किस तरह से देखभाल और किस तरह से उसके रस के जो बारे में बताया, गंधक के बारे में बताया। इसमें खास तौर पे आपका लीची और आम के स्वाद के मिठास तो बनी ही रहेगी, साथ में उत्पादन भी ज़्यादा होगा, मुनाफा भी होगा। आशा करते हैं कि आपको इन सब जानकारियों से लाभ होगा। आपकी जानकारियों के लिए सर धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके इस रांची ज़िले में इस केंद्र पे आपका स्वागत है। आपको कटाई के उपरांत फल और सब्जी में जिस किसी भी तरह की जानकारी अगर चाहिए तो आपका स्वागत है। आप इस केंद्र पर आएँ और विशेष जानकारी और अपनी अनुभव को बढ़ाएं। धन्यवाद। किसान बहुत अच्छी जानकारी थी झुमकी बहन, और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को इससे काफ़ी लाभ होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमारे कारू दादा भी कहीं इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, कारू दादा बताए थे भाई, 2 दिन से कारू दादा ने पता नहीं कहाँ लापता थे। अच्छा? हाँ, अब कल ही उनसे फ़ोन पर बात हुई है तो आज बोले थे कि आज आम का बगीचा में आइएगा, मिलेंगे। अच्छा। तो चलिए वहीं आम का बगीचा में इंतजार कर रहे होंगे। चलिए जोहार दादा, जोहार। बड़ा एकदम चिंता मग्न होकर बैठे हैं एकदम। मैंने चिंता दुख वाला कोई चिंता नहीं है। अच्छा। कहाँ सोच रहे थे? आनंद ले रहे थे अंदर में। अच्छा, कहाँ सोच रहे थे ये बताइए ना। ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन सोच रहे थे। लेकिन आप कल सुने कि कोई किसान से मिलने गए थे आप? उसी के बारे में सोच रहे थे। अरे कहाँ गए थे, किनसे मिलने गए थे? अरे वो जो गांव है ना, बैजनाथ महतो है वो। अच्छा। जरूर खरबूजे के खेती में। बस उसका जो खरबूजा का खेती देखे वही मगन होकर चिंतित कर, क्या आनंद, क्या बिक्री। अरे वो तो हम सुने कि अरे हम सुने कि मल्चिंग विधि से खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ ड्रिप इरिगेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वही सब तो सोच रहे थे बैठ के कि अगर मल्चिंग विधि और ड्रिप इरिगेशन इस सब का इस्तेमाल करने से उत्पादन कितना बढ़ता है, इसी का अनुभव कर रहे थे। यानी कि स्वाद भी लेते आए हैं आप। तब सुनिए, ये तो हम सब चीज लेकर हम आए, लेकिन हम तो हमें अनुभव किए हैं। हम चाहते हैं कि मेरे साथ जो मेरे दर्शक हैं, जो और किसान बंधु हैं, उनको उनके बारे में बताते हैं कि देखिए नेकी और पूछ-पूछ जल्दी से बताइए। चलिए तो किसान भाइयों, चलिए हम लोग भी मिलते हैं बैजनाथ महतो जी से, किस तरह से वो खेती कर रहे हैं मल्चिंग विधि से और ड्रिप विधि से। किसी की खेती कर रहे हैं भाई? खरबूजे की। बिल्कुल, तो चलिए जानकारी लेते हैं। हाँ बैजनाथ जी, हम देख रहे हैं कि आपके खेत में खरबूज की फसल लहलहा रही है और उस समय भी आपसे हम मुलाकात किए थे जब आप खरबूज की फसल अपने खेत में लगा रहे थे। और आज हम देख रहे हैं कि आपके खेत में खरबूज की फसल काफ़ी लगी हुई है। और यदि हम बात करें बैजनाथ जी, तो झारखंड में खरबूज की फसल काफ़ी कम सुनने को मिलता है कि किसान इसकी पैदावार कर रहे हैं, लेकिन आपने झारखंड में इसे जो है बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया है। बैजनाथ जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक खरबूज की फसल जो है लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है? देखिए, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की जो है सो फसल है खरबूजा। इसका जो है सो ये हम जो इसका नर्सरी डाले थे 3 फरवरी को जो है सो हम पहला नर्सरी जो है सो डाले थे, और नर्सरी डालने के बाद हम उसको लास्ट मार्च में, करीब 25 मार्च में 3 फरवरी को मेरा पहला जो है सो ये नर्सरी हम डाले थे, और उसको लास्ट फरवरी में 25 फरवरी के आसपास जो है सो हम उसको ट्रांसप्लांटिंग जो है सो कर दिए। और ट्रांसप्लांटिंग के बाद मेरा जो है सो हार्वेस्टिंग है वो करीब 25 अप्रैल से मेरा जो है सो हार्वेस्टिंग जो है सो शुरू हो गया। तो आप जोड़ लीजिए कि ट्रांसप्लांटिंग के बाद हम 25 फरवरी को
25 फरवरी को ट्रांसप्लांटिंग किए और जो है सो 25 अप्रैल से, माने 2 महीना का समय रखिए, ये 2 महीना से हमको जो है सो हार्वेस्टिंग जो है सो शुरू हो गया, जो कि अभी हार्वेस्टिंग जो है सो चल ही रहा है। और ये जो है सो इसी तरह लाट बाई लाट मेरा जो ये 3 एकड़ है, इसमें लाट बाई लाट जो है सो लगा हुआ है। और ये लमसम करीब करीब हमको लगता है कि 10 जून तक मेरा ये हार्वेस्टिंग जो है सो चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ट्रांसप्लांटिंग के बाद समझिए कि 2 महीना का ये खेती है, 60 दिन की फसल है। बना जी, हम देख रहे हैं कि खरबूज की जो फसल है उसमें प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग किया गया है। तो प्लास्टिक मल्चिंग के क्या फ़ायदे आपको देखने को मिले खरबूज की खेती में? देखिए, केवल खरबूजा के लिए ही नहीं है, हम और दूसरे भी खेती इस विधि से कर सकते हैं, जिसे कि हम लोग मल्चिंग कहते हैं। जो ये प्लास्टिक जो लगाया हुआ है बेड टू बेड सब में जो है सो लगा हुआ है, जिसके कि हम लोग मल्चिंग कहते हैं। और इस प्लास्टिक को ढकने का बहुत ही किसानों को जो है सो फ़ायदा है और फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त जो है सो ये प्लास्टिक है क्या कि इसमें जो है सो जो हम लोग मल्चिंग जो लगा दिए हैं, हम जो भी खाद देने का था हम लोग बेसल डोज जो है सो मल्चिंग बिछाने के पहले जो है सो खेत में जुताई कुड़ाई करके जो है सो दे दिए, अपना बेड बना के जो है सो मल्चिंग जो है सो लगा दिए। अब मल्चिंग लगाने के बाद इसमें सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि हमारा जो खर पतवार है, जो भी घास फूस है, और ऐसे हम जब खुले में खेती करते हैं तो जहाँ भी नमी जाता है वहाँ तो घास होना ही है। जहाँ भी समझिए कि कीड़ा मकोड़ा हुआ या घास फूस को जहाँ की आहार मिल रहा है, खाने का उसको जो है सो खुराक मिल रहा है, वहाँ तो घास फूस होना ही है। लेकिन ये जो मल्चिंग सिस्टम है इसमें जो है सो आपका ये खर पतवार घास फूस तो समझिए कि नहीं के बराबर जो है सो होगा, जिसके चलते ये मल्चिंग का जो है सो, और मल्चिंग से एक और फ़ायदा है, घास फूस तो खैर जो कंट्रोल करता है वो करवे करता है। उसके अलावा हमारा जो खाद और पानी है इतना नमी बनाए हुए रखता है ये बेड को कि फसल को जो है सो उसका जो खुराक है वो सही समय में जो है सो मिलता रहता है मल्चिंग से। बना जी, हम ये जानना चाहेंगे कि खरबूज की खेती में आपने खाद का प्रयोग किस समय किया और किस तरह के खाद का प्रयोग आपने किया? देखिए, सबसे पहला तो बेसल डोज है कोई भी फसल के लिए। तो खरबूजा के लिए जब हम अपना खेत का जुताई किए तो उसी समय बेसल डोज के रूप में पर एकड़ समझिए कि 8 ट्रैक्टर जो है सो गोबर खाद, उसके अलावे जो भी हो आपका रासायनिक खाद का भी जो है सो प्रयोग जो है सो हुआ है बेसल डोज के रूप में। आपका DAP है, पोटास है, माइक्रो न्यूट्रेंट है और यूरिया का प्रयोग तो करीब समझिए कि नहीं के बराबर। ये खरबूजा जो देख रहे हैं जिसमें यूरिया का प्रयोग एकदम नहीं के बराबर जो है सो हुआ है, 1 भी kg जो है सो यूरिया का इसमें यूज जो है सो नहीं हुआ है। बेसल डोज में जो समझिए कि अपना केचुआ खाद था, आपका जो है सो ये गोबर खाद था, और जो भी DAP हो, फॉस्फेट हो, पोटास हो और माइक्रो न्यूट्रेंट ही जो है सो दिए हैं उसी समय। बन्ना जी, गर्मी के दिनों में सिंचाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो खरबूज की खेती में सिंचाई कब कब आपने किया और कितनी मात्रा में करने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, ये जो मेरा मशीन लगा हुआ है, ये तो मेरा जो है सो ड्रिप सिस्टम जो है सो लगा हुआ है मेरे खेत में। तो मेरा जो मशीन है वो समझिए कि पर सेकेंड जो है सो 3.8 लीटर जो है सो पानी जो है सो डिस्चार्ज जो है सो दे रहा है। तो अपने खेत में उसी हिसाब से करीब समझिए कि 1 एकड़ में हर एक प्लॉट का जो है सो वाल बना हुआ है। तो एक ही बार अगर यदि सारा वाल को खोल दिया जाए तो समझिए कि पानी जो है सो कुआं में जो है सो रिटर्न जो है सो नहीं गिरेगा, लेकिन एक ही बार जो है सो सारा पौधा को हम जो है सो 3 एकड़ में जो है सो पानी जो है सो दे सकते हैं। तो अगर यदि हम एक बार में 2 घंटा अगर यदि चला दें, जब मेरा नाजुक पौधा था, जब छोटा छोटा था, उस समय तो कम चलाते थे, समझिए कि 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा चलाते। लेकिन जैसे जैसे फसल जो है सो बढ़ते गया उसी हिसाब से जो है सो अभी भी जो आप देख रहे हैं ये खरबूजा को अभी कम से कम 2 घंटा जो है सो चलाते हैं मशीन को, और 2 घंटा में जो है सो बहुत अच्छा खासा जो है सो इसको काफ़ी जो है सो कहिए तो पर्याप्त मात्रा में इसको जो है सो पानी का खुराक जो है सो फसल को मिल जाता है। बन्ना जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान हैं, जो झारखंड के किसान हैं, जो खरबूज की खेती करना चाहते हैं, उन्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किस तरह उन्हें खेती करनी चाहिए ताकि उन्हें सफलता मिल सके? देखिए सर, मैं किसानों के लिए यही चीज़ कहना चाहूँगा कि चाहे वो कोई भी फसल करें, चाहे वो खरबूज की खेती हो, तरबूज की खेती हो, चाहे अन्य कोई भी फसल हो, अगर किसानों का अगर संकल्प शुद्ध होगा
और कोई भी किसान का या कोई भी व्यक्ति का अगर संकल्प शुद्ध होता है तो वह जो सोचता है वह करना और जो करता है वह करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज मेरे पास इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी कि मैं खरबूजा का खेती करके या अन्य दूसरे भी जो फसल लगाता हूं उसमें जो है सो मुझे सफलता ही मिलेगी है सो। लेकिन है कि अगर आदमी के पास में जानकारी, खेती की जानकारी और अपने आप में एक आत्मविश्वास और आगे जैसे कि मेरा जो जीवन है आगे जो हम कि इस फसल के बाद क्या लगाएंगे, कभी भी अपने आप में अंधकारमय जीवन जो है सो नहीं होना चाहिए। ये प्लानिंग पहले से ही जो है सो माइंड में जो है सो सेट रहना चाहिए कि हमको आगे जाके क्या करने का है। अगर जिस किसान के पास इस तरह की जानकारी या उनकी मानसिकता इस तरह से है तो वह किसान, मैं नहीं समझता हूँ कि कभी भी जो है सो वो नुकसान में जो है सो चलेंगे। हमेशा समझिए कि एक जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर यदि कोई किसान सही ढंग से उसके पास में जानकारी हो, सभी तरह की खेती के साधन उसके पास में उपलब्ध हो और अगर वह सही ढंग से अगर यदि खेती करना चाहे तो समझिए कि उसे अवश्य, अभी जो खरबूजा का आप जो ये खेत देख रहे हैं, पर एकड़ समझिए कि खरबूजा की खेती में आपको जो है सो रिटर्न के रूप में समझिए कि 2 लाख रुपया से कम जो है सो नहीं मिलेगा पर एकड़। और बस ये किसानों की सही सोच होनी चाहिए, उनकी सही संकल्प होनी चाहिए। और देखिए, कहा गया है कि वास्तव में भगवान का दिया हुआ अल्प नहीं होता है और बीच में टूट जाना संकल्प नहीं होता है। अगर जिस व्यक्ति के पास में शुद्ध संकल्प है तो वास्तव में वह शिखर पर पहुंचेगा, वह बुलंदियों को सियोर जो है सो स्पर्श करेगा। संकल्प से सफलता मिलती है, ये कहना है बैनाथ जी का। और मुझे उम्मीद है कि बैनाथ जी के अनुभवों को आपने जो सुना है उसे आप अमल करेंगे और आप भी झारखंड में खरबूज की खेती कर सफलता प्राप्त करेंगे। बैनाथ जी, हमारे किसान भाइयों को आपने अपने अनुभवों से अवगत कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। वाह, बिल्कुल दिल को ठंडक पहुंच गई है हाँ, क्यों किसान भाइयों, कैसी लगी खेती? वाह भाई, एक सफल किसान है बैजनाथ महतो। बिल्कुल। खरबूजे की इतने अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उसी तरीके से खेती करें। और किसान भाइयों, हमारे यहाँ पानी की काफ़ी कमी भी है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होने से जो पानी की कमी हो जाती है और गर्मी के दिन में भी ऐसे भी पानी की कमी रहती है। तो किसान भाइयों, बिल्कुल, तो किसान भाइयों हम कहना चाहेंगे ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे कम पानी में आप अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं। और मल्चिंग विधि से तो पानी की बचत होती है, साथ ही साथ खरपतवार का भी नियंत्रण होता है। जी, तो अगली जानकारी क्या है भाई? ये तो आप ही खोलते हैं पिटारा। हमें लगता है कि IMD पुणे से कुछ हमारे पास जो जानकारी आई है वो जानकारी भी हम आप लोगों को दिलवा दें। तो आइए देखते हैं वो जानकारी। मौसम खेती परामर्श बुलेटिन। आज आकाश में कहीं कहीं हल्के बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश की संभावना क्षीण है। हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्व की ओर से बहेगी। अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हल्दी तथा अदरक की खेती के लिए किसान भाई जल्द से जल्द खेत तैयार कर हल्की सिंचाई के बाद बुआई करें। बीज बोने के बाद खेत को पुआल पत्तियों आदि से ढक दें, इससे खेत में नमी बनी रहेगी। मवेशियों को लू से बचाने के लिए धूप में निकलने से बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। चलिए, आप तो पुणे तक ले गए हमारे किसान भाई बहनों को, लेकिन देखिए घड़ी घड़ी अब कह रही है किसान भाइयों कि अब हमें आपसे इजाज़त लेना होगा। लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम आपको अपना पता बताना चाहेंगे, तो पता बता दीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।